हाय गाइस, मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। तो देख सकते हैं आप, पहली चीज़ यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसे आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज के मुद्दे पर। तो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम उसके अंदर एक API की हेल्प से डेटा को हम अपने वेब पेज के ऊपर लाने वाले हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर लाने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जनरली कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें API का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और API से डेटा लाना और उसको रेंडर करवाना अपने पेज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टास्क बन जाता है। और जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा, इसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो चलते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ़ोल्डर। तो जैसे मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रख देते हैं हम प्रोजेक्ट। सिंपल सा प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया एंड इसे हम ओपन विथ कोड करेंगे। आई होप आपको विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है ये पता होगा क्योंकि आप रिएक्ट की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो ये प्रीरिक्विजिट आपको मेरे तरफ से होनी चाहिए। ऑल राइट, आपको रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको रिएक्ट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके पहले आपको जावा की HTML और CSS क्या होती है ये आपको तो पहले से पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं npx create react and app। अब क्योंकि हम उसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर हमें ऐप बनाना है तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिख चुके हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता ऐप नेम, बट क्योंकि मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर तो मैं लिखूँगा डॉट और यहाँ मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर दूँगा। तो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और हमारा प्रोजेक्ट हमें शो हो जाएगा। तो मैं ये इंस्टॉलेशन के बाद आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो करता हूँ पॉज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अपना जो रिएक्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हमको सबसे पहले आना है app.js के अंदर और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से इसको पूरे डिलीट कर देना। यहाँ लिखना RFCE और इससे इंपोर्ट कर लेना। तो ये एक बेसिक सी जो कोडिंग होती है रिएक्ट की वो आ जाएंगी एंड इसके अंदर हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो फिलहाल हम ये हमारा मेन फाइल है तो हम यहाँ पे बस इसे कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। फिर हम जाएंगे SRC के अंदर, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट और कंपोनेंट के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे product.js और इसके अंदर हम फिर लिखेंगे RFCE और इसे इंपोर्ट कर लेंगे कैपिटल P। इतने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। तो हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है और हमने अभी फ़िलहाल app.js और product.js के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो हम इस जगह पे आ गए और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या यूज़ करने वाले, यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूज़ इफ़ेक्ट दो पैरामीटर लेता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन और एक डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज रहती है, जैसे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे कोई कंपोनेंट के अंदर यूज़ किया, अब वो वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज हुआ तो हम उसको वेरिएबल को अगर यहाँ लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी चेंज होगा वो वेरिएबल के रिगार्डिंग यूज़ इफ़ेक्ट फिर से रन करेगा। सपोज़ करो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया name1 का, सपोज़ करो कॉन्स name1 नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अगर इस नेम वेरिएबल को मैंने इधर अंदर यूज़ किया और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 1, अब मैंने इसकी वैल्यू 1 दे दिया और यहाँ पे कुछ चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू 1 से 2 हो गई और मैंने इस नेम वेरिएबल को यहाँ पास करवा दिया। तो
अब क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो ये यूज़ इफेक्ट के अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है ये रन करेगा। ये जितने बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी ये कॉल बैक फंक्शन उतने बार रन करेगा। सेम जहाँ पे हम कॉमा करके और भी वेरिएबल्स और डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये जो यूज़ इफेक्ट है वो सिर्फ एक बार रन हो, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है उसी समय बस। आई होप आपको यूज़ इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गया है। तो पहला होता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा पैरामीटर होता है डिपेंडेंसीज। चलो अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा डेटा लाएगा। तो हम इसके अंदर कौन सा फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, फैच डेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फैच डेटा को यहाँ से कॉल करवा लेंगे। जैसे ही सबसे पहले ये कंपोनेंट लोड होगा यूज़ इफेक्ट रन करेंगे और यूज़ इफेक्ट रन करने के बाद हमारा ये फैच डेटा रन कर जाएगा और इसके अंदर का जो फंक्शन डेफिनेशन लिखे हैं हमने ये भी रन कर जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है रिस्पॉन्स नाम का, सबसे रिक्वेस्ट नाम का। और रिक्वेस्ट के अंदर हमें लिखना है फैच और यहाँ पे हमें पास करना है एपीआई। बट क्या हम इसके अंदर यूज़ करने वाले असिंक अवेट। तो असिंक अवेट क्या करता है, वो हमें प्रोमिसेस रिटर्न करता है। मतलब कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से डेटा लेके आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे असिंक एंड यहाँ लिखेंगे अवेट। तो सबसे पहले सर्वर को एक डेटा रिक्वेस्ट जाएंगी और जब तक रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती हम तब तक उसका वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम पास करने के फिर यहाँ लिखेंगे हम इफ़ अगर से रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई यानी ओके हो गई तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल के अंदर डेटा पास करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वेस्ट इज़ नॉट फुलफिल्ड एल्स। सपोज करो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो हम यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा, तो हम उसे स्टोर कर लेंगे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर हम यहाँ लिखेंगे अवेट और हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, अब हम उसे जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे। और फिर मैं आपको यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके डेटा शो करवा देता हूँ सबसे पहले कि कैसा डेटा आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वाले पेज को एप्स डॉट पेज के अंदर ऐड करेंगे। तो लिखेंगे प्रोडक्ट और देखो ये ऑटोमेटिक स्नैपपिट ने मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करके दे दिया प्रोडक्ट को और ये मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये दोनों पेज हो गए साथ में। अब मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा, मैं लिखूँगा npm स्टार्ट। अब ये स्टार्ट होगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। बट हमने यहाँ पे अभी तक API फैच नहीं किया तो यहाँ पे मैं API लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे API भी लगा दिया। चलो ये हमारा यहाँ पे खुल गया। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में चलता हूँ तो इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार और ये हमारा डेटा आ चुका है। देखो हमारा डेटा एरे के अंदर आया, इसमें 20 डेटा है हमारे पास, एरे के लेंथ 20 है और उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो ये सबसे एरे और एरे के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डेटा मिल रहा है, आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। तो अब हम चलते यहाँ पे और डेटा को फैच करवाते। अब आपको पता होगा कि हमें डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिए जो भी आया यहाँ से API से, बट हमें यहाँ पे शो करवाने के लिए उसे एक और वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करवाना होगा, एक एरे के अंदर स्टोर करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे AR लिखता हूँ, देन उसको मैं सेट AR लिखता हूँ और यहाँ लिखा यूज़ स्टेट। आई होप आपको यूज़ स्टेट क्या होता है पता होगा। इसके अंदर मैं एम्प्टी एरे पास करता हूँ और ये सेट एरे को मैं यहाँ से उठाया, यहाँ लिखा और इसके अंदर मैंने डेटा पास कर दिया। इतने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको यूज़ इफेक्ट की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। जनरली कुछ नहीं, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट
हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। और ये सेट अरे की हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू को पास करते हैं उस वेरिएबल के अंदर। अब चलो, ये हमारे ARR के अंदर हमारा डेटा जो है सेट हो चुका है। अब हमें उसे बस गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR.map फंक्शन, और मैप फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा डेटा API। और बस इस तरीके से मैं पहले आपको एक जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो लिख के दिखा देता हूँ। और ये हमारा बेसिक सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है array.map का यूज़ करने का। तो ये हमने लिख दिया और ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इसके अंदर हमें बस डेटा को फैच करवाना है। चलो मैं फैच करवा के दिखाता हूँ। तो मैंने P लिखा और ये कुछ इस तरीके से मैंने डेटा API लिखा, डॉट लिखा, ID लिखा। अब ID हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही, हम देख लेते हैं। देखो ये हमारी ID आ गई 20 IDs। तो हमने डेटा फैच करवा लिया है। और ये मैंने ID कहाँ से उठाया, देखो ये ID लिखी है, ID इतनी सारी 1 2 3 4, यहाँ से मैंने ID उठाया। टाइटल लिखूँगा, प्राइस लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, सेम इसी तरीके से लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और ये हम चलते हैं। तो देखो टाइटल आ गया, प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। इसको मैं B कर देता हूँ, इसको मैं I कर देता हूँ। चल थोड़ी देर के लिए देख लो, ये हमारा टाइटल आ गया, इटैलिक में डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये प्राइस आ गया, और ये हमारा सीरियल नंबर आ गया। आई होप आपको डेटा लाना भी समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर की बात है, आपको CSS अप्लाई करना होगा, HTML अप्लाई करना होगा। वो तो आप आराम से लिख सकते हो अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट तक के पहुँच गए होंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके लिए एक बना बुनाया कोड है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं उसको यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब देखो मैं इसके अंदर HTML और CSS कैसे लिखते वो आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते कि मैं आपको बताऊँ तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी वीडियो डालूँगा उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के जस्ट नीचे दे दूँगा। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ डेटा लिख दिया है, ये मैंने डिज़ाइनिंग कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, देखो ये डिव बनाया, फिर उसके अंदर एक और डिव बनाया, उसके अंदर मैंने स्टाइल कंपोनेंट दे दिया, एंड देन मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, देन उसके अंदर S2 है, फिर एक डिव बनाया, और उस डिव के अंदर ये इमेज कंटेनर दे दिया, मैंने इमेज को वहाँ से फैच करवा लिया। और यहाँ पे मैंने एक और डिव बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या फैच करा, डिस्क्रिप्शन को फैच करवा लिया हूँ। और इमेज को फैच करवाने का तरीका आप देख सकते हो। इमेज को फैच करवाने का तरीका कुछ इस तरीके से, अरे आ जाओ कहाँ गया, ये SRC लिखे, फिर हमने आइटम डॉट इमेज, यहाँ पे हमारी की क्या है आइटम, तो आइटम डॉट इमेज, देन यहाँ पे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन अल्ट टैग के अंदर, और स्टाइल को मैंने इस तरीके से स्टाइल दे दिया। अब मैं यहाँ चलूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा आ गया है। और मैं यहाँ पे app.js के अंदर यहाँ जाके लिख दूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, तो ये आ गया प्रोडक्ट लिस्ट, और ये आ गया पूरे प्रोडक्ट्स। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो चलो मैं आपके लिए फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्ट इंस्टॉल किया, फिर हमने इसको ऊपर डिलीट करके RFCE लिखे। RFCE लिखने पे पूरा डेटा क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा हूँ जिसका नाम है ES रिएक्ट ऐसा कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ होंगी वो इंस्टॉलेशन पे होंगी, इंस्टॉलेशन पे ये है ES7 रिएक्ट रिटेड ग्राफक्यूएल नेटिव। जो आप इसको जैसे ही सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी, और उससे RFCE लिखने पे ये पूरा कंटेंट ऑटोमेटिकली आपको लिख के मिल जाएगा, बेसिक जो कोडिंग होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये देखो इंपोर्ट किया, और यहाँ पे कैपिटल P लिखना ना भूलिए, कैपिटल P होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे यूज इफेक्ट और स्टेट को हमने इंपोर्ट किए, मतलब रिएक्ट से लेके आए। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यूज इफेक्ट लिए, और यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किए। उसके बाद हमने एक एरे बनाए, एक फंक्शन बनाए फैच डेटा नाम का, जिसके अंदर हमने, और उसको हमने वापस से कॉल भी करवा दिया। फिर हमने असिंक और अवेट का यूज़ किया, और यहाँ पे हमने फैच
एपीआई का यूज़ किया और फैच हमने फैच एक कीवर्ड होता है फैच फंक्शन, उसके अंदर हमने एपीआई पास किया। तो इस एपीआई से जितना डेटा होता है वो उठ के हमारे पास इस रिक्वेस्ट नाम के अंदर आ गया, वेरिएबल के अंदर आ गया। फिर हमने चेक किया कि वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल हुई है नहीं, तो वो बोलता है हो गई। तो फिर यहाँ पे हमने जेसन के रूप में उसे कन्वर्ट कर लिया और डेटा में उसे स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल लिए कॉन्स्ट नाम का और जिसके अंदर हमने एक एम्प्टी एरे पास किए और इस एम्प्टी एरे के अंदर हमने ARR और सेट ARR लिखे। सेट ARR की हेल्प से हमने इस ARR में इस डेटा की वैल्यू को स्टोर करवा लिए और फिर हमने उसे यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब आपके मन में ख्याल आता है कि हम इस डेटा को सीधे ही हमने वहाँ यूज़ क्यों नहीं कर लिया। तो देखो ये स्कोप के अंदर का जो डेटा है ये वेरिएबल है, तो इसकी जो क्या बोल सकते हैं जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेंगे बस इसी स्कोप के अंदर। डेटा का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा बस इसी स्कोप के अंदर। जैसे ही स्कोप ख़त्म होगा इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। बट हमने इसे एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह यहाँ पे डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट ARR, तो ये इसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको यहाँ पे आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कुछ भी प्रॉब्लम होंगी तो कमेंट करना तो मस्ट है।